नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? अच्छी बात है। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि जब किसी व्यक्ति को लगता है कि कोई परिस्थिति प्रतिकूल है और परिस्थिति को स्वीकारने या उसके अनुकूल बनने की योग्यता उसमें नहीं होती, तो ऐसी भावना को आत्मदया कहते हैं। शोक के दरिया में आत्मदया एक भंवर की तरह होती है। साहस के साथ तैरकर उसे पार करना पड़ता है ताकि उस विनाशकारक भंवर में ना फंसें। आत्मदया से कठोर सच का सामना नहीं करना पड़ता और मन को दिलासा मिलता है। आत्मदया के परिणाम समय, प्रयास और शक्ति की बर्बादी, कड़वाहट, निराशा, कायरता, रिश्ते बिगड़ जाते हैं। आइए हम आत्मदया के बारे में और सीखते हैं और देखते हैं कि लोग आत्मदया कैसे दर्शाते हैं। चलिए पहले गीता से शुरुआत करते हैं। गीता को सिरदर्द के दौरे पड़ते हैं। जब भी उसका सिरदर्द होता है, वो बिस्तर में पैर सिकोड़कर लेट जाती है और शिकायत करने लगती है। एक दिन उसकी बहन जया नृत्य के कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार हो रही थी और जल्दी में थी। गलती से उसके ब्लाउज पर पानी गिर गया और इस्त्री करने के लिए उसे गीता की मदद चाहिए थी। जया ने कहा, चलो भी अब इस तरह हंगामा मत करो और एक बच्चे की तरह शिकायत करना बंद कर दो। गीता ने जवाब दिया, क्या तुम्हें पता है मुझे कितना दर्द होता है? और वो अपनी मां से जया की शिकायत करने लगी। क्या 3 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। हमने देखा कि गीता आत्मदया में डूब गई थी और उससे बाहर नहीं निकलना चाहती थी। जया इस व्यवहार के बारे में जानती थी और उसने गीता को सुधारने की कोशिश की। दूसरों का ध्यान खींचने के लिए कई लोग शिकायत करके आत्मदया दर्शाते हैं। हमने ये भी देखा कि गीता ने जया का इरादा समझे बिना मां से उसकी शिकायत की। उसने बच्चों की तरह जया से बात करने से मना कर दिया। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे अप्रिय भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करते हैं। आत्मदया में ये बातें शामिल हैं: सहानुभूति या सहायता या ध्यान खींचने के लिए शिकायत करना, दूसरों को दोष देना, विरोध और दुश्मनी। बार बार उस चीज को याद करने की जगह दर्द को स्वीकार करके उसे इस बात को दिमाग से निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अब मालिनी के बारे में जानते हैं। मालिनी को स्कूल में सब लोग जानते हैं क्योंकि वो प्रश्नोत्तरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है। एक प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में पहला इनाम जीतने के लिए सब लोगों ने उसी पर आस लगा रखी थी, पर टाई ब्रेकर बजर राउंड में वो अपने प्रतिद्वंदी से हार गई। इस घटना के बाद वो सबसे दूर रहने लगी। उसने कहा, मेरी किस्मत ही खराब है, मैंने कुछ सेकंड पहले बजर क्यों नहीं दबाया। उसे उत्साहित करने की सारी कोशिशें नाकाम रही। क्या 2 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। समस्या ये है कि मालिनी को अपनी पराजय स्वीकार करने में दिक्कत हो रही है। वो अपने अतीत के बारे में सोचकर इस परिस्थिति का सामना करने की
कोशिश कर रही है। कुछ समय के लिए बीती बातें याद करके सोचना कि ज़रा सी बात की वजह से हार गए, ये स्वाभाविक है। पर लंबे समय तक इस बारे में सोचने से सुकून नहीं मिल सकता। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो सच्चाई का सामना नहीं कर पाई। किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में बार बार बात करने से उसे बदला नहीं जा सकता। ये आत्मदया दर्शाने का एक तरीका है। मालिनी ये समझ नहीं पाई कि बात को दोहराने से वो कुछ भी बदल नहीं सकती है। आत्मदया में ये बातें शामिल हैं। बार बार किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बारे में बात करना। शैला का काम है सब्जियां काटना। कल जब वो सब्जियां काट रही थी तो गलती से उसके बाएं हाथ की उंगली कट गई। चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, पर वो बार बार कहती रही कि उसे धमकने वाला दर्द हो रहा है। आज वो सब्जियां नहीं काटना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी माँ से कहा, ये दर्द असहनीय है, मैं सब्जियां नहीं काट सकती। आप प्रिया से कह दो कि वो ये काम कर दे। फिर वो सोफे पर लेटकर टीवी देखने लगी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर दर्द असहनीय है तो तुम टीवी के कार्यक्रम का मजा कैसे ले रही हो? आपको क्या लगता है शैला क्या करेगी? 1. सब्जियां काटने लग जाएगी। 2. सफाई देने के लिए बहाने बनाएगी। 3. उसे अपनी गलती का एहसास होगा। अगर गलतियों का एहसास हो जाना उसके स्वभाव में होता तो अपना काम छोड़कर वो कभी टीवी देखती ही नहीं। अपने दर्द के बारे में भूलकर उसने माँ की मदद की होती। वो काफ़ी बड़ी है और इस तरह के दर्द को सह सकती है, पर वो इस मौके का फ़ायदा उठाकर आत्मदया दर्शा रही है ताकि उसे काम न करना पड़े। आत्मदया में ये बातें शामिल हैं। काम न करने के लिए बहाने बनाना। क्या आप आत्मदया दर्शाने वाले किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसने काम न करने के लिए कोई बहाना बनाया हो? या फिर क्या आपने कभी ऐसा किया है? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देंगे। रीमा और वीणा बहनें हैं। रीमा बहुत ही मेहनती है। वो सारे काम व्यवस्थित तरीके से करती है जिससे उसे संतुष्टि मिलती है। वीणा को मौज मस्ती करना पसंद है। वो अच्छी तरह काम कर सकती है, पर मेहनत करने के लिए खुद को प्रेरित नहीं करती। रीमा काफी समय बाद अपना कमरा साफ कर रही थी और उसे बहुत सारा काम करना था। जब वीणा ने उसकी मदद करते हुए चीजों को अलग तरह से जमाया तो रीमा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर तुम मदद ही करना चाहती हो तो उस तरह काम क्यों नहीं करती जैसे मैं चाहती हूं? अब मुझे ये फिर से करना पड़ेगा। क्या मेरा काम कभी खत्म नहीं होगा? क्या 2 विद्यार्थी अभिनय द्वारा ये बता सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा? धन्यवाद। आत्मदया दर्शाने का ये एक और तरीका है। रीमा को परेशानी हो रही है क्योंकि उसका काम करने का तरीका अलग है। जब वीणा ने उसकी मदद की तो उसे स्वीकार कर लेनी चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए, ना ही अपनी किस्मत को कोसना चाहिए। ज़्यादा परेशानी उसके दृष्टिकोण की वजह से हो रही है। अपनी किस्मत को दोष देने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आत्मदया में ये बातें शामिल हैं।
मदद लेने से इनकार करना और जो मदद करना चाहे उस पर गुस्सा करना। चलिए अगली परिस्थिति देखते हैं। खाने का समय था। गोविंद का यह काम था कि वो सभी विद्यार्थियों की नोटबुक लेकर जांचने के लिए क्लास टीचर को दे। उसके पैर में मोच आने की वजह से वो लंगड़ा कर चल रहा था। स्टाफ रूम में नोटबुक रखने के लिए उसे दूसरी बिल्डिंग में जाना था। जब वो छोटी क्लास के छात्र मुकेश से मिला तो बढ़ा चढ़ाकर लंगड़ाने लगा और कराहने लगा। जब मुकेश ने पूछा कि क्या मामला है तो उसने कहा, हाय मेरा पाँव बहुत दर्द कर रहा है, ये नोटबुक लेकर मुझे स्टाफ रूम तक जाना है। मुकेश ने दयापूर्ण नज़रों से उसे देखा और कहा कि नोटबुक वो उठा लेगा। क्या दो विद्यार्थी अभिनय करके दिखा सकते हैं कि आगे क्या हुआ होगा? बहुत अच्छा अभिनय था, धन्यवाद। गोविंद के स्वर से साफ पता चल रहा था कि वो आत्मदया दिखाकर जबरदस्ती मुकेश की सहानुभूति पाना चाहता था। कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं ताकि सहानुभूति के सहारे दूसरों से काम करवा सकें। कुछ लोग दूसरों को ग्लानि महसूस करवा कर भी अपना काम निकलवाना चाहते हैं। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। आत्मदया में ये बातें शामिल हैं: सहानुभूति, ग्लानि, दया इत्यादि द्वारा दूसरों से अपना काम करवाना। एक और परिस्थिति देखते हैं। गोपाल बस स्टॉप पर अकेला खड़ा था। उसने देखा कि एक अनजान व्यक्ति उसके पास आया और उसने कहा कि उसका मोबाइल गुम गया है। वो किसी ज़रूरी काम के लिए अपने घर वालों से बात करना चाहता था। गोपाल ने तुरंत अपना फ़ोन निकाल कर दिया। उसने गोपाल से बस नंबर 12A पर नज़र रखने को कहा। जैसे ही गोपाल ने मुड़कर बस को देखा, वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। गोपाल को ठीक से मालूम नहीं था कि वो आदमी मोटरसाइकिल पर गया या फिर बस में बैठकर। जब गोपाल उस झटके से बाहर आया तो उसे याद आया कि पहले भी एक आदमी ने उसकी जेब काट ली थी। उसने तुरंत सोचा, लोग हमेशा मुझे ही अपना निशाना क्यों बनाते हैं? ये क्या दर्शाता है? 1. दुर्भाग्य को आसानी से स्वीकार करने की गोपाल की योग्यता। 2. जरूरतमंद लोगों की मदद करने की गोपाल की योग्यता। 3. गोपाल की आत्मदया। ये गोपाल की आत्मदया दर्शाता है। हमें सहानुभूति है कि गोपाल के साथ ऐसे हादसे हुए, पर यह उसकी ही लापरवाही की वजह से हुआ है। उसे अपने तरीके सुधारने चाहिए और दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। भविष्य में उसे ज़्यादा सावधानी से काम करना चाहिए, अपने काम की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और आत्मदया नहीं दर्शानी चाहिए। आत्मदया में ये बातें शामिल हैं: अपने दुर्भाग्य के लिए दूसरों को दोष देना। आइए अब एक क्रियाकलाप करते हैं। क्या आपने खुद की लापरवाही की वजह से हुए नुकसान के लिए दूसरों को दोष दिया है? या फिर क्या किसी और की लापरवाही का दोष आपको दिया गया है? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। हमने आत्मदया के अलग अलग लक्षणों के बारे में देखा। अब हम इस बात पर ध्यान देंगे कि आत्मदया से बचा कैसे जा सकता है।
इस चित्र को देखिए। क्या आप बता सकते हैं कि इस चित्र में आपको क्या समझ आ रहा है? अपने दृष्टिकोण के आधार पर आपने इसे तीरों के रूप में या फिर शब्द बिंदु के रूप में देखा होगा। तो एक ही चीज अलग अलग नजरिए से अलग दिखती है। अब अपने सीधे हाथ के अंगूठे को इस तरह उठाइए। अब बाईं आंख को बंद करके अपने अंगूठे को दाहिनी आंख के पास ऐसे लाइए। आपने क्या देखा? आपको केवल अपना अंगूठा बड़े आकार में दिख रहा है ना? अब दाईं आंख को खोले बिना अपने अंगूठे को जितना हो सके उतना दूर ले जाइए, ऐसे। आपने क्या देखा? आपको अंगूठा, उंगलियां और आसपास की चीजें भी दिख रही हैं, है ना? अगर हम अपनी समस्याओं को ज्यादा करीब से देखेंगे तो वे हमें बहुत बड़ी दिखेंगी। हमें लगेगा कि उन्हें हल करना मुश्किल है, पर अगर हम उन्हें खुद से बहुत दूर रखकर देखेंगे तो हमें उनसे उतना डर नहीं लगेगा। तो आत्मदया से बचने के लिए चीजों को अलग नजरिए से देखना चाहिए। आपने यहां क्या देखा? बहुत अच्छा प्रयास था। आप में से ज्यादातर लोगों ने एक काला बिंदु देखा, है ना? पीछे का सफेद हिस्सा नजर क्यों नहीं आया? हम चीजों को उसी नजरिए से देखते हैं जिस तरह से हम रोज अन्य चीजों को देखते हैं। हमें गलतियों या धब्बों पर ध्यान देने की आदत होती है। ऐसा करने की जगह हमें सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आत्मदया से बचने के लिए सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। बहुत गर्मी है और प्यास बुझाने के लिए आप एक जूस की दुकान पर संतरे का जूस पीने के लिए रुके हैं। उस दुकान पर सारे जूस खत्म हो गए हैं और केवल अनार का जूस मिल रहा है। आप क्या करेंगे? क्या आप केवल संतरे का जूस पीना चाहेंगे या आप अनार का जूस इसलिए नहीं पिएंगे क्योंकि आपने वो कभी नहीं चखा है, या फिर आप अनार का जूस पीकर देखेंगे कि वो पसंद आता है या नहीं? एक, केवल संतरे का जूस पीना चाहेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। दो, अनार का जूस नहीं पिएंगे क्योंकि वो आपने कभी चखा ही नहीं। तीन, अनार का जूस पीकर देखेंगे कि वो पसंद आता है या नहीं। संतरे के जूस के अलावा और कुछ भी पीने से मना करना या अनार का जूस ना चखना, ये आत्मदया दर्शाते हैं, क्योंकि आप नए अवसरों को ठुकरा रहे हैं। अनार के जूस के स्वाद को जानने के लिए उसे पीने से आप एक नए अवसर को स्वीकार करेंगे और आत्मदया से भी बचेंगे। आत्मदया में डूबने से तो केवल परेशानी बढ़ेगी और आपकी प्यास भी नहीं बुझेगी। तो आत्मदया से बचने के लिए जो भी संभव हो वो करके देखना चाहिए। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? कृपया एक एक करके सत्र की मुख्य बातें बताइए।
आत्मदया में ये बातें शामिल हैं: शिकायत करना, दोष देना, बहाने बनाना, पुरानी बातों को दोहराना, गुस्सा करना, सहानुभूति पाने की उम्मीद रखना, विरोध और दुश्मनी, परिस्थिति से भागना इत्यादि। आत्मदया से बचने के लिए चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना चाहिए, हंसी मजाक करना चाहिए, सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो भी संभव हो वो करके देखना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें? प्रश्न 1। आप विज्ञान की प्रैक्टिकल परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा का विषय चुनने के लिए आपको एक पर्ची उठानी है। आपको सबसे लंबे समय वाला प्रयोग मिला और कुछ विद्यार्थियों का विषय अलग था, इसलिए उन्हें कम समय वाला प्रयोग मिला। अगर आप आत्मदया वाले व्यक्ति नहीं हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? प्रश्न 1 के लिए ये जवाब कि मैं सबसे कहूँगा या कहूँगी उन्होंने आसान प्रयोग चुन लिए इसलिए मुझे सबसे लंबा वाला मिला, अनुचित है। इसमें अपनी किस्मत को बुरा बताते हुए दूसरों को दोष देकर आत्मदया का भाव सामने आ रहा है। ये जवाब कि मैं कहूँगा या कहूँगी समझ नहीं आ रहा कि मुझे ही सबसे लंबा प्रयोग क्यों मिला है, अनुचित है। इसमें भी आत्मदया को चिंता और घबराहट के रूप में बताया गया है, जबकि यह जवाब कि मैं कोई भी गलती किए बिना अपने प्रयोग को पूरा करने पर ध्यान दूंगा या दूंगी उचित है, क्योंकि सकारात्मक बात पर ध्यान देते हुए आत्मदया से बचने का प्रयास किया गया है। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2। आपकी क्लास लेज़र के बारे में सीख रही है। जब शिक्षिका ने पूछा कि लेज़र के बारे में एक चार्ट कौन बना सकता है, तो आपने वादा किया कि 2 दिनों में आप कक्षा में वो चार्ट लेकर आएंगे। आपके परिवार में अचानक एक समारोह आयोजित किया गया है जिसमें जाना ज़रूरी है। अगर आप आत्मदया वाले व्यक्ति नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? प्रश्न 2 के लिए यह जवाब कि मैं सोचूंगा या सोचूंगी बेवकूफ़ों की तरह मुझे ये काम लेने की क्या ज़रूरत थी, अनुचित है। इसमें अचानक कोई समस्या को सामने देखकर आत्मदया दर्शाई गई है। ये जवाब मैं सोचूंगा या सोचूंगी कि क्या मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है भी अनुचित है, क्योंकि इसमें आत्मदया दर्शाते हुए दूसरों से मदद लेने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। ये जवाब कि चार्ट बनाने में मैं किसी की मदद लूँगा या लूँगी और समय पर चार्ट पूरा कर दूँगा या कर दूँगी उचित है। इसमें आत्मदया से बचकर कार्य को पूरा करने का प्रयास किया गया है। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 3। शनिवार रात को आप देर से सोने गए और सुबह सिरदर्द के साथ उठे। आमतौर पर आप अगले सप्ताह के लिए रविवार को सुबह कपड़े धोने लग जाते हैं, पर आज आप सिर पकड़कर बैठे हैं। आपकी माँ ने पूछा, क्या हमेशा की तरह आज तुम्हें कपड़े नहीं धोने? क्या हुआ?
अगर आप आत्मदया वाले व्यक्ति नहीं हैं तो आप क्या जवाब देंगे? प्रश्न 3 के लिए यह जवाब कि मैं कहूँगा या कहूँगी, अरे इतना सारा काम करना है, इस बारे में सोचकर मेरा सिरदर्द बढ़ रहा है, अनुचित है, क्योंकि ये आत्मदया दर्शाता है। ये जवाब कि मैं कहूँगा या कहूँगी, माँ मेरा सिर फटा जा रहा है, क्या आप मेरे कपड़े धो सकती हैं, अनुचित है, क्योंकि इसमें आत्मदया दर्शाई गई है, जिससे दूसरों का काम बढ़ रहा है। यह जवाब कि मैं कहूँगा या कहूँगी, मैं देर से सोया या सोई थी इसलिए सिरदर्द हो रहा है, मैं कुछ देर आराम करने के बाद कपड़े धो लूँगा या धो लूँगी, उचित है। ये दर्शाता है कि आप आत्मदया से बचते हुए परेशानी से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन्होंने सही जवाब चुने थे उन्हें बधाई हो। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें?